Hello students, my name is Saruk Hussain. Hello everyone, welcome to chemistry video solutions of ANTS FT6। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 46 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि CO2 है और PCl5 है, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो CO2 जो है ये कैसा होता है तो आपको ही पता है, ये कैसा दिखता है आपको? लीनियर होता है। ये कैसा होता है? लीनियर होता है, राइट। और PCl5 जो होता है ये कैसा होता है? तो ये आपके पास ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे लीनियर और ट्राइगोनल पिरामिडल आंसर हो जाएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर जो है वो सी निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड। कौन सा कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है? और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कंसिडर z एक्सिस एज द मॉलिकुलर एक्सिस, यानी z को मॉलिकुलर एक्सिस माना है। तो अगर मान लेते हैं कि आपका ये z एक्सिस है, मॉलिकुलर एक्सिस z एक्सिस है, तो पहला वाला s है, ठीक है, और दूसरा वाला pz है। तो pz कैसा होगा? z एक्सिस में, तो ऐसा ही दिखेगा। तो ये तो ओवरलैपिंग पॉसिबल है, यानी ये सही है। फिर px और px, अगर मैं इसको z एक्सिस मानो, ये मॉलिकुलर एक्सिस है, तो ये px है और ये भी px है, तो इसमें पैरेलल ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये भी पॉसिबल है। वही तरह से pz और pz है, तो अगर ये आपका मॉलिकुलर एक्सिस z है तो एक pz और दूसरा pz आपस में ओवरलैप करके यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है, यानी ये भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। लेकिन अगर आप देखोगे s और px में, तो आपका मॉलिकुलर एक्सिस जो है वो कौन सा है? z एक्सिस है। तो अगर ये s है और s में अगर आप कौन सा ले रहे हो? px, तो px ऐसा है। तो s और px के बीच में यहाँ पर जो होगी, क्या ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है? नहीं। ये किसका एग्जाम्पल है? ये तो जीरो ओवरलैपिंग एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि अच्छा इससे कॉम्बिनेशन से जो है ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है ना। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ से क्या हो जाएगा सर? 47 का जो आंसर है वो डी जो है ये करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि पूछा है नॉट अलाउड इन LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 48। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है फॉर गिवन हाफ सेल एल्यूमिनियम 3+ + 3 इलेक्ट्रॉन टू एल्यूमिनियम ऑन इंक्रीजिंग एल्यूमिनियम 3+ कंसंट्रेशन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमें देखना है कि एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो अगर हम गिवन हाफ सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 माइनस 0.0591 बाई n, और यहाँ पे n कितना है? n है 3 इंटू लॉग ऑफ रिएक्शन कोशेंट। तो एल्यूमिनियम तो सॉलिड होगा, तो इसका एक्टिव मास कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम 3+ कंसंट्रेशन, ठीक है। सो ये है एक्सप्रेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो अगर हम एल्यूमिनियम 3+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, अगर हम ये वाली कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हम E0 में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीजेज। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49। इस क्वेश्चन में हमें एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है और उसका मैकेनिज्म भी दिया है, और हमसे पूछा है कि इस रिएक्शन का रेट लो क्या है। तो हमें पता है कि जो रिएक्शन का रेट लो होता है इट इज डिसाइडेड बाय द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS, जो कि उस रिएक्शन का क्या होता है? स्लोवेस्ट स्टेप होता है। तो ये वाला जो स्टेप है वो है RDS। तो फ्रॉम द RDS जो है इट विल डिसाइड द रेट लो। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ द RDS क्या है? K1। और RDS में जो रिएक्टेंट्स हैं कौन है? NO3 और NO। तो ये आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO3 और ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। तो RDS के हिसाब से ये आ गया हमारा रेट लो, ठीक है। लेकिन जो रिएक्शन है उसमें जो NO3 है, NO3 तो इंटरमीडिएट है, और जो इंटरमीडिएट है वो फाइनल रेट लो के अंदर अलाउड नहीं है, तो हमें इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। NO तो रिएक्शन में रिएक्टेंट है, तो ये टर्म तो अलाउड है, लेकिन NO3 जो इंटरमीडिएट है इसे हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। और NO3 को रिप्लेस करने के लिए हम ये जो फास्ट रिएक्शन है इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करेंगे। तो ये जो फास्ट रिएक्शन है, ये जो पहले वाला स्टेप है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KEQ इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NO3 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स NO और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। तो यहाँ से मिलेगा हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO3 इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इनटू NO
इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO3 का ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो रेट क्या बन जाएगा, तो रेट अब बन जाएगा रेट लो विल बिकम इक्वल टू रेट कांस्टेंट। पहला रेट कांस्टेंट क्या है, K1 इनटू, अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO3 है, इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO3 की जगह पे वी विल राइट K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इंटू, और इसके बाद में क्या बाकी था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO बाकी है, तो इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, ठीक है। तो ये टर्म कहाँ से आया, ये टर्म आया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO3 की जगह पे। सो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO 2 बार है, दिस बिकम्स K डैश, सो K1 इंटू K इज सम न्यू कॉन्स्टेंट K डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। सो ये होगा हमारा फाइनल रेट लॉ, ठीक है। सो गिवन ऑप्शंस में जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमें दिया है ऑप्शन सी में, ठीक है। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50। इट सेज फॉर अ रिएक्शन टू ऑकर स्पॉन्टेनियसली, तो अगर किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो वी नो कि डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन शुड बी नेगेटिव, और अगर डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, और डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो दिस शुड बी नेगेटिव, और वी कैन से इक्वल टू नेगेटिव, दिस शुड बी नेगेटिव। इसका मतलब कि गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस मस्ट बी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51। इट सेज व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ pH4 एंड pH6 आर मिक्स्ड टुगेदर देन द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी, ठीक है। तो हमारे पास दो अलग अलग सॉल्यूशन है, दोनों की वॉल्यूम इक्वल है, एक का pH4 है, एक का pH6 है। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 1 जिसके अंदर pH है 4, इसका मतलब कि इसके अंदर जो H प्लस आयन की मोलैरिटी है वो कितनी है, 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर, और इसके वॉल्यूम मान लेते हैं V1 इज इक्वल टू V। जो सॉल्यूशन 2 है, सॉल्यूशन 2 उसकी pH कितनी है, pH है 6, इसका मतलब सॉल्यूशन 2 के अंदर जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर, और इसकी वॉल्यूम भी सेम है, तो V2 भी कितना मान लेंगे, V मान लेंगे, ठीक है। अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसके अंदर जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी इन द फाइनल सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग, फाइनल सॉल्यूशन के अंदर जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये होता है फॉर्मूला, जब मिक्सिंग करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ये हो जाएगी, जो M1 है, M1 कितना है, 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये आ गया 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू V, और M2 कितना है, 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू V, और V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा, V प्लस V विच इज 2V, ठीक है। और 10 टू द पावर माइनस 6V जो है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू 10 टू द पावर माइनस 4, क्योंकि ये टर्म इससे बहुत छोटा है, सो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। तो यहाँ से बन जाएगा, ये V से V कैंसिल हो गया, दिस बिकम्स 1/2 विच इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 विच इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर। तो ये है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब कि pH क्या हो जाएगा, pH ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन या फिर रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। तो ये है माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो ये बन जाएगा 5 माइनस लॉग 5, और लॉग 5 कितना दिया है, 0.7 दिया है, तो 5 माइनस 0.7 विच इज इक्वल टू 4.3। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 52। अगर आप क्वेश्चन नंबर 52 में देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन नंबर 52 में दिखेगा कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग अल्कीन्स। तो अगर आप पहला वाला अल्कीन देखोगे तो इस अल्कीन में क्या है, रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन। दूसरे वाले में अगर आप देखोगे तो दूसरे वाले में आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन है, जिसकी वजह से अल्फा 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 हाइड्रोजन कितने, 4। तीसरे वाले में अगर आप देखोगे तो तीसरे वाले में आपके पास क्या है, इसके पास ये अल्फा, तो इसमें अल्फा एच कितना है बताओ, यहाँ पर कितने, 1, यहाँ पर कितने, 1, तो अल्फा एच कितने, 2। और चौथे वाले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसमें 2 है और 1, तो इसमें कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो इसका अल्फा एच कितना है, 1। तो अगर ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये क्या है आपके पास फोर्थ है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इसमें क्या पॉसिबल है, कॉन्जुगेशन। और जिसमें कॉन्जुगेशन है उसकी स्टेबिलिटी ऐसे अल्कीन से क्या होगी, ज़्यादा।
तो आप बोलोगे सबसे ज़्यादा किसकी होगी सर, 1 की। फिर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा किस में है, 2 में। फिर किस में है, 3 में। और फिर किस में है, 4th में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 अपने पास कौन सा आंसर आप देखोगे, 1 2 3 4 जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो अपना करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए निकल के यहाँ से आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 जो है आपके पास क्या पूछा है, मैच्ड ऑफ कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। आपको रिएक्शंस के नाम देखने हैं और रिएक्शन देखना है कि कौन सा रिएक्शन करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो आप पहले देखोगे सिमिड रिएक्शन है, तो सिमिड रिएक्शन कौन सा है, RCOH N3H है ना। आप देखोगे यहाँ पे N3H, तो इससे क्या बन जाएगा, 1 ट्रिएमाइन का फॉर्मेशन होता है, यानी A जो है ये किससे मैच होगा, 3 से मैच हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर कार्बाइलमाइन रिएक्शन, कार्बाइलमाइन रिएक्शन क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन में अगर आप क्या डालोगे क्लोरोफॉर्म और KOH, तो उससे क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड मिलेगा। इसलिए हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आपका बी का जो है वो बी का आंसर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। बी का आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। देन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होगा, अमाइड से 1 डिग्री अमाइन बाय यूजिंग X2 + NaOH, यानी ब्रोमीन प्लस NaOH दिया है यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा। यानी सी जो है वो सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट जो है आपके पास वो डी है, तो डी का एक ही ऑप्शन बचा। आप बोलोगे सर डी का 2 हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी ढूंढ सकते हो। लेकिन हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट में यहाँ पर रिएक्शन में क्या होता है सर, कि सिर्फ ब्लैक पीपीटी मिलती है क्या, नहीं। यहाँ पर क्या होता है, RnH2 में अगर आप क्या डालते हो, कार्बन डाइसल्फाइड डालते हो HgCl2 के प्रेजेंस में, तो यहाँ से बनता है आइसोथायोसाइनेट, जो मस्टर्ड ऑयल की तरह उसका क्या होता है, स्मेल होता है। इसलिए इसको हम लोग मस्टर्ड ऑयल टेस्ट के नाम से जानते हैं। और जो बाय प्रोडक्ट है वो मरकरी का सल्फाइड मिलता है, और मरकरी का सल्फाइड कैसा होता है, ब्लैक पीपीटी, इसलिए यहाँ पर ब्लैक पीपीटी लिखा हुआ है। तो इसको आप टेस्ट की तरह भी यूज करते हो, है ना, कि आपको अगर टेस्ट करना है, पता करना है कि 1 डिग्री अमाइन है या नहीं, तो आप मस्टर्ड ऑयल टेस्ट करा सकते हो। तो आप क्या बोलोगे यहाँ से कि इसलिए डी का क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। तो A3 B4 C1 D2, मतलब 3 4 1 2 ढूंढना है अपने को। तो 3 4 1 2 आपके पास कौन सा है, 53 का बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54. It says for which of the following sets of 4 quantum numbers an electron will have the highest energy. So electron की energy compare कैसे करते हैं? So electron या orbital की energy compare करते हैं using n+l rule, और जिसके लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एक काम करते हैं, सारे ऑप्शंस के अंदर n+l की वैल्यू निकालते हैं। सो जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में n+l कितना है, 3 + 2 विच इज 5। ऑप्शन बी में n+l कितना है, 4 + 2 6। ऑप्शन सी में n+l है 4 + 1 5, एंड ऑप्शन डी में n+l की वैल्यू है 5 + 0 विच इज 5। तो हाईएस्ट n+l की वैल्यू किस में है, ऑप्शन बी में है। सो इट विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55. इट सेज 4 gram of hydrogen reacts with 20 gram of oxygen to form water. The mass of water formed is, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास दिया है। सो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो एग्जिस्ट करता है वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मोल्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 4 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है इसका 2, तो आगे 2 मोल, इसके हमारे पास 2 मोल है। एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो O2 है, गिवन मास 20 बाय द मोलर मास ऑफ O2 कितना होता है 32। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 से कट करेंगे इसको, तो दिस बिकम्स 5 टाइम्स एंड दिस बिकम्स 8 टाइम्स। तो ये आ गया हमारे पास 5/8 मोल। तो 5/8 मोल किसके हैं, O2 के हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म वाटर। इसकी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है, 2H2 + O2 फॉर्म्स 2H2O। तो इसमें हमारे पास H2 के मोल्स कितने हैं, 2 मोल, इसके हैं 2 मोल इनिशियली, इसके हैं 5/8 मोल। तो हमें देखना है कि प्रोडक्ट के मोल्स कितने बनेंगे। एक बार इसके मोल्स निकाल लेंगे तो उसके बाद में उसका मास निकाल लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट कितना बनेगा इट इज डिपेंडेंट ऑन दी लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले हमें फाइंड करना है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। सो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करेंगे, H2 के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे उसके कोफिशिएंट से, 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया। O2 के लिए इसके गिवन नंबर ऑफ मोल्स 5/8 को डिवाइड करेंगे इसके कोफिशिएंट से 1 विच इज 5/8। तो इसका रेशियो है 5/8, इसका रेशियो है 1, और जिसका रेशियो छोटा होता है वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये वाला वैल्यू छोटा है, इसका मतलब कि जो O2 है, O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, इट डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। O2 के 1 मोल से कितने मोल बनते हैं, इसके 2 मोल बनते।
O2 के 1 मोल से बनते 2 मोल, इसका मतलब कि O2 के 5/8 मोल से कितने बन जाएंगे, इसके डबल, ठीक है। सो मोल्स ऑफ H2O फॉर्म्ड, मोल्स ऑफ H2O फॉर्म विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ O2, और O2 के मोल्स कितने हैं 5/8, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 10/8 मोल, ठीक है, विच इज इक्वल टू 5/4 मोल। तो ये हमारे पास में आ गए मोल्स ऑफ H2O, लेकिन हमें तो मास पूछा है। सो मास या वेट ऑफ H2O फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इनटू मोलर मास, और H2O का मोलर मास कितना है 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/4 इंटू 18, और ये आ जाएगा 22.5 ग्राम्स। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर गिवन ऑप्शंस में, द आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56। इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन गिवन है और देखना है कि इसमें किसका हुआ है ऑक्सीडेशन और किसका हुआ है रिडक्शन। सो गिवन रिएक्शन है Br2 प्लस कार्बोनेट आयन है प्लस H2O, और प्रोडक्ट है Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस। सो जो रिएक्टेंट है Br2, इसमें ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है 0, क्योंकि ये एक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। कार्बोनेट आयन में जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +4। प्रोडक्ट में जो Br माइनस है, यहाँ पे ब्रोमीन का स्टेट है -1, BrO3 माइनस में ब्रोमीन है +5 में, और बाइकार्बोनेट में भी कार्बन किस में है +4 में है। इसका मतलब कि कार्बन जो है उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया है। सो कार्बोनेट ना तो ऑक्सीडाइज हुआ है ना तो रिड्यूस हुआ है। लेकिन जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन 0 से पहुंच गया -1, तो यहाँ पे क्या हो गया इसका रिडक्शन, और जो ब्रोमीन है वो 0 से पहुंच गया +5, तो यहाँ पे हो गया इसका ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कि ब्रोमीन है जो ऑक्सीडाइज भी हुआ है और रिड्यूस भी हुआ है। इसका मतलब कि गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज्ड। डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 57। अगर आप क्वेश्चन नंबर 57 में देखोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है आपके पास एनहाइड्राइड है, और इसमें आपको डाला गया है PCl5। तो PCl5 डालने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O क्या हो जाएगा Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O Cl, और बाय प्रोडक्ट अगर आप चाहोगे लिखना तो क्या हो जाएगा POCl3, राइट। उसके बाद आपको डाला है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन कराएगा, और रिडक्शन कराएगा तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में CH2OH में, और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, राइट। फिर आपके पास नेक्स्ट दिया है, क्या दिया है बताओ PCC, लेकिन ध्यान रहे PCC कितना दिया है 1 इक्विवेलेंस दिया है, 1 इक्विवेलेंस दिया है। इसका मतलब एक ही CH2OH कन्वर्ट होगा किसमें CHO में कन्वर्ट हो पाएगा, और दूसरा CH2OH ही रह जाएगा, राइट। देन उसके बाद आपको दिया है OH माइनस है और क्या है हीट है। तो बताओ OH माइनस और हीट है यानी स्ट्रॉन्ग बेस है और कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस और कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कौन सा रिएक्शन होगा, कैनिजारो रिएक्शन होगा। और कैनिजारो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, एक बार एसिड सॉल्ट बनेगा और एक बार क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो आप क्या बोलोगे, अगर एसिड सॉल्ट बनेगा सर तो यहाँ पर क्या होगा, एसिड में कौन सा आपके पास यहाँ CHO माइनस एसिड सॉल्ट कैसा दिखेगा बताओ, COO माइनस दिखेगा, और इधर कौन है आपके पास CH2OH, राइट। अब यहाँ पर मैं Na प्लस या K प्लस नहीं लिख सकता, NaOH होता तो Na प्लस लिख देता, KOH होता KOH लिख देता, तो आप अब यहाँ पर K प्लस आ जाता। तो आप बोलोगे यही आंसर अपना हो जाएगा। लेकिन एक और आंसर मिलेगा जिसमें क्या होगा बताओ, ये सॉल्ट बनाया, एक क्या बनाएगा अल्कोहल, तो ऊपर भी CH2H और नीचे भी CH2H। क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लेते हैं, CO माइनस और CH2H, CO माइनस और CH2H। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी किसी में अगर CH2H भी होता तो वो भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता था, लेकिन ऐसा कोई नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए जो है वो करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 58। इसमें आपसे पूछा है कि सेलेक्ट द ऑर्डर दैट इज करेक्ट अबाउट बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है। तो आपके पास क्या है NO2 प्लस, आपके पास क्या है NO2 और आपके पास क्या है NO2 माइनस। बताओ इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी sp2, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, सॉरी NO2 प्लस की हाइब्रिडेशन क्या होगी sp, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी sp2, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी sp2। लेकिन इस sp2 में जो है वो एक क्या है, लोन पेयर है। तो बताओ सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, sp का, क्योंकि सबसे पहले आप हाइब्रिडेशन देखोगे।
तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या है sp, इस दोनों की तो sp2 है, तो इसके पास क्या है एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने की वजह से क्या होगा रिपल्सन ज़्यादा होगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल NO2 प्लस, देन NO2 एंड देन NO2 माइनस। अगर आप बॉन्ड एंगल डेटा भी देखोगे तो आप डेटा के अकॉर्डिंग भी देखोगे तब भी आप वहाँ से कर सकते हो, लेकिन डेटा चूंकि आपको याद नहीं है तो आप कैसे सोचोगे, इसी तरह से आपको सोचना पड़ेगा, पहले हाइब्रिडेशन देख लो, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर देख लो, और फिर आंसर को चेक करो। हालांकि इसका बहुत सारे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में यही चीज़ आपको देखनी थी, ठीक है। मतलब पहला ऑप्शन सही है। दूसरा लिखा है आपके पास NH3, फिर क्या है PS3, और फिर क्या आपके पास AsH3 है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर सेंट्रल एटम सेम है, हाइब्रिडेशन सबकी क्या है, हाइब्रिडेशन अगर आप बोलोगे तो ये क्या है sp3 है। अब ड्रैगोस रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो इसकी हाइब्रिडेशन है नहीं, तो हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड एंगल जो इसका कितना होता है 90 के आसपास हो जाता है, तो आप वैसे नहीं देख सकते हाइब्रिडेशन से, तो आप ऐसा बोलोगे सर अब में बॉन्ड पेयर लोन पेयर क्या है सेम है, आप क्या बोलोगे बॉन्ड पेयर कितने हैं सर 3 है, और लोन पेयर कितना है सर 1 है, इन सब में भी सेम। तो अगर सब कुछ सेम हो जाए, बॉन्ड पेयर भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है ना, ध्यान रहे लोन पेयर होना चाहिए, तब अगर बॉन्ड पेयर भी सेम है लोन पेयर भी सेम है तब क्या देखेंगे, तब देखेंगे सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम। यहाँ पर कौन डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम या सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम जो है उसका बॉन्ड एंगल उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड एंगल भी उतनी क्या होगी ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर क्या होगा NH3 PS3 और AsH3, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है, बड़ा सिंपल है कि जो आपके पास NH3 है वो इस तरह से अगर है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की क्या है, इन तीनों से फॉस्फोरस और आपके पास फॉस्फोरस से नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, इनके बीच रिपल्शन क्या होगा बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, है ना, बॉन्ड एंगल क्या होगा यहाँ पर बढ़ जाएगा। यहाँ पर अलग रिपल्शन था, यहाँ पर अलग रिपल्शन से कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ से बॉन्ड एंगल में डिफरेंशिएट करने के लिए पता कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है इस तरीके से रिपल्शन से बढ़ जाएगा, और रिपल्शन से बढ़ जाएगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। लेकिन फॉस्फोरस में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर रहेगा तो डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, और डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा फैल नहीं पाएगा जितना पहले फैल रहा था, है ना। तो आप सिंपल याद रख सकते हो इस तरीके से, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हालांकि यही कॉन्सेप्ट होता है। तो आप बोल सकते हो कि सर बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के, तो आप आंसर बोलोगे ये भी क्या है सर सही है। नेक्स्ट अगर आप आओगे BF3 BCl3 और BBr3, इसमें बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कि इसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा इसका होना चाहिए तो BBr3 का साइज बड़ा है बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इन सब में अगर आप देखोगे तो इसमें बॉन्ड पेयर कितना है 3 है, और लोन पेयर कितना है 0 है। इन सब में लोन पेयर है ही नहीं, और अगर लोन पेयर है ही नहीं और सिर्फ बॉन्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन से जो ज्योमेट्री आपकी आ रही है ना, जो भी बॉन्ड एंगल आ रहा है, और VSEPR थ्योरी से जो बॉन्ड एंगल आ रहा है उसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि सराउंडिंग तीनों एटम सेम है, सराउंडिंग तीनों एटम सेम है, सराउंडिंग तीनों एटम कैसे हैं सेम है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर बॉन्ड पेयर सेम है और लोन पेयर 0 है यानी लोन पेयर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे बॉन्ड एंगल भी सेम होता है। बॉन्ड एंगल भी क्या होता है सेम, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर, कोई लोन पेयर है नहीं, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे कि अच्छा इन सब का क्या होगा बराबर होगा, यानी तीनों ही सही एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर जो डी है इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो 58 का आंसर जो है आपका क्या है डी निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59. इट सेज calculate the molality of solution containing 3 gram glucose dissolved in 30 gram of water. ठीक है, सो मोलालिटी का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे सोल्यूट कौन है, यहाँ पे सोल्यूट है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के मोल्स निकालेंगे, ग्लूकोज का मास दिया है तो मास से मोल कैसे आ जाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ ग्लूकोज कितना है 3 बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना है 180 डिवाइडेड बाय, तो ये क्या आ गया, ये तो आ गया मोल्स ऑफ सोल्यूट ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट है वाटर, उसका मास कितना दिया है 30 ग्राम, लेकिन हमें किस में चाहिए केजी में चाहिए, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया मोल पर केजी या मोलल। ठीक है, दिस इज द मोलालिटी। सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, सो 1 0 से 1 0 कैंसिल, देन 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा मोलालिटी of the solution is equal to, and this becomes 100 ऊपर आ जाएगा, this becomes 100 by 180, ठीक है, and this is equal to approximately 0.56 मोलल, approximately ये वैल्यू इसके बराबर है। so given options में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 60। अगर आप क्वेश्चन नंबर 60 में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 60 में आपको एक कंपाउंड दिया है इस तरीके से, और यहाँ OH, तो ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है। प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। अब ये
OH हाइड्रोक्सी है, और इसका नाम आप क्या लिखोगे? तो इसका नाम क्या लिखते हैं? कितने कार्बन बचे हैं? एक, और ये डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं मिथाइलिडीन। क्या लिखते हैं? मिथाइलिडीन। अगर यहाँ पर इस तरह से होता तो इसके लिए लिखते हैं, और ये ब्रांच होता तो इसके लिए लिखते हैं इथाइलिडीन। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? मिथाइलिडीन। तो 2 पे जो आपके वो कौन है? मिथाइलिडीन है। लेकिन पहले कौन आएगा? M या H? H, तो पहले क्या लिखेंगे? 4 पे हाइड्रोक्सी। 4 पे क्या आपके पास? हाइड्रोक्सी है। एक सेकंड, नंबरिंग थोड़ा सा ये हो गया है। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो आपके पास ये जो है ये 2 ही तो है, ये क्या है? 3, और ये क्या है आपके पास? 4 है ना। नंबरिंग क्या हो जाएगी? ये 2, ये 3, और ये क्या हो जाएगी? 4, है ना। तो आप क्या बोलोगे? 3 पे क्या है सर? हाइड्रोक्सी, और 2 पे क्या है? मिथाइलिडीन। तो 3 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइलिडीन, और 4 है, तो 4 होगा तो क्या हो जाएगा? बताओ, ब्यूटानोइक एसिड। तो हम लोग ढूंढेंगे 3 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल, मिथाइल या मिथाइलिडीन? मिथाइलिडीन। तो 3 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइलिडीन, ब्यूटानोइक एसिड। यानी आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर है, लेकिन ये इथाइलिडीन लिखा हुआ है, ये इथाइल नहीं है, मिथाइल है। कौन सा है? मिथाइल है। ये इथाइलिडीन नहीं कहलाएगा, मिथाइलिडीन कहलाएगा, एक कार्बन है देखो ब्रांच में। और यहाँ पर अगर ऐसा होता तो फिर इसको हम लोग इथाइलिडीन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी जो है, ये करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में अगर आप देखोगे तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। क्या दे सकता है? पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। अगर आप पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट दोगे तो कौन देता है? ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिसपे अल्फा हाइड्रोजन या बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? एक ही कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ये सारे एल्डिहाइड कीटोन है। बताओ क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। इसके पास है, लेकिन कितने हैं? सिर्फ 2, तो ये नहीं होगा। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3, यानी यही आंसर है। इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए हाइड्रोफॉर्म टेस्ट यानी हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो 61 का आंसर जो है ये करेक्ट आंसर आपका सी निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Next question is 62. It says for a concentrated solution of a weak electrolyte A2B3 of concentration C, the degree of dissociation alpha is. ठीक है, तो हमारे पास weak electrolyte है A2B3। जब ये डिसोसिएट करेगा तो ये आयंस देगा 2A 3 प्लस एक्वस प्लस 3B 2 माइनस एक्वस। ठीक है, तो अगर इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है तो डिसोसिएट करने के बाद में ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी C इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और तो ये बन जाएगा 2 इंटू सी अल्फा, और ये बन जाएगा 3 इंटू सी अल्फा। तो अगर हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो वो हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A3 प्लस टू द पावर कोफिशिएंट 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2 माइनस आयन एट इक्विलिब्रियम टू द पावर कोफिशिएंट 3 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2B3 एट इक्विलिब्रियम। तो सभी की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बन जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के EQ इज इक्वल टू, अच्छा A3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 2C अल्फा, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो 2C अल्फा का स्क्वायर इनटू, और ये क्या बन जाएगा? B2 माइनस का क्यूब, मतलब कि 3C अल्फा का क्यूब डिवाइडेड बाय, अच्छा ये है A2B3 की कॉन्सेंट्रेशन विच इज C इंटू 1 माइनस अल्फा। लेकिन क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब कि जो अल्फा है, अल्फा को हम 1 के सामने इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो करेंगे अभी हम लोग, तो ये बन जाएगा के EQ, अच्छा ये है 2 स्क्वायर 4 इंटू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इज 27 इंटू सी क्यूब अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय, अच्छा 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 1, तो ये बन जाएगा C। तो एक C से ये एक C कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से मिलेगा हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू 4 इंटू 27 विच इज 108, और ये बन जाएगा, यहाँ C क्यूब है इंटू C, तो C टू द पावर 4, और ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर 5। तो यहाँ से मिलेगा हमें अल्फा टू द पावर 5 इज इक्वल टू के EQ डिवाइडेड बाय 108 C टू द पावर 4। तो अल्फा क्या आ जाएगा? अल्फा हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के EQ बाय 108 C टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/5। तो ये हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63. It says the number of ions formed on dissolving one molecule of FeSO4.NH4 whole twice SO4.6H2OR। तो हमें दिया है मोर सोल्ट, तो मोर सोल्ट के एक मोलिक्यूल को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो कितने आयंस मिलेंगे वो पूछा है। ठीक है, तो FeSO4.NH4 whole twice SO4.6H2O एक डबल सॉल्ट है, तो जब इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये कौन से आयन देगा? एक देगा ये Fe2+ और 2 देगा ये अमोनियम आयन 2NH4+,
और सल्फेट, एक सल्फेट आयन यहाँ से आएगा, एक सल्फेट आयन यहाँ से आएगा, तो ये बन जाएगा 2 सल्फेट आयन प्लस 6H2O ऑफ कोर्स। इसका मतलब कि एक मॉलिक्यूल से आयन्स कितने मिल रहे हैं, एक ये है, 2 आयन ये रहे और 2 आयन ये रहे, तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स इज 2 + 2 4 + 1 5, 5 आयन मिलेंगे। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64। तो इसमें हमें लिस्ट 1 में कॉम्प्लेक्सेस गिवन है और हमें उसको मैच करना है कि वो कौन सी टाइप की आइसोमेरिज्म शो कर रहा है विच इज गिवन इन लिस्ट 2। ठीक है, सो लिस्ट 1 में जो ए है, इसमें देखो, इसमें हमारे पास जो लिगेंड है NO2-, ये है एक एम्बिडेंटेड लिगेंड। सो पहले वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर नाइट्रोजन डोनर है और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑक्सीजन डोनर है। तो जब ये डोनर एटम चेंज कर लेता है तो इस तरह की आइसोमेरिज्म को बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसका मतलब कि ए जो है इट मैचेस विद 3, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। बी में आते हैं। अब बी में देखो, बी में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है तो इसमें कैटायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमियम के साथ NH3 लिगेंड है और इसके अंदर हमने क्या किया, लिगेंड को और सेंट्रल एटम को एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पे क्रोमियम के साथ Cn- लिगेंड है, तो हमने लिगेंड्स और सेंट्रल एटम को एक्सचेंज कर दिया और इस तरह की आइसोमेरिज्म को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सो बी मैच करेगा विथ 2, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, सी में देखते हैं। तो सी में क्या किया हमने, हमारे पास लिगेंड सल्फेट है और Br- है हमारे पास में काउंटर आयन। हमने लिगेंड और काउंटर आयन को ही एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पे Br अंदर आ गया, SO4 बाहर आ गया। ठीक है, तो ये जब आयनाइज करेगा तो ये Br- आयन देगा और ये जब आयनाइज करेगा तो ये सल्फेट आयन देगा। तो ये दोनों अलग अलग आयन्स प्रोड्यूस करेंगे। इसको बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, जब लिगेंड और काउंटर आयन को हम एक्सचेंज कर लेते हैं इट शोज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो सी मैच करेगा विथ 1 और फिर हमारे पास है डी। इसमें हमारे पास जो पहला कंपाउंड है लिगेंड H2O है और काउंटर आयन Cl- है और हमने क्या किया, हमने लिगेंड H2O को इंटरचेंज कर लिया विथ काउंटर आयन Cl-। यहाँ पे Cl- को अंदर ले लिया। ठीक है, और एक H2O बाहर आ गया। तो जब हम लिगेंड वाटर को काउंटर आयन से एक्सचेंज करते हैं उसे बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सो ये मैच करेगा विथ 4। सो डी मैचेस विथ 4। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर और ये हमें कौन से ऑप्शन में दिया है, A3, B2, C1, D4। ये हमें दिया है ऑप्शन डी में। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 65। अगर आप क्वेश्चन नंबर 65 पे देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 65 पे आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इन द फॉलोइंग स्टेरिफिकेशन वी यूज एन अल्कोहल आइसोटोपिकली लेबल्ड। ऑक्सीजन को आइसोटोपिक दे दिया, बस इतना ही किया। तो आपको स्टेरिफिकेशन याद होना चाहिए। स्टेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपके पास एसिड है और अल्कोहल है। तो अल्कोहल का क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड कहाँ से टूटते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। ये रिएक्शन कौन से होते हैं, जहाँ बॉन्ड का क्लीवेज होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। तो आप ऐसे ट्रिक से सोचोगे तब भी आप आंसर डायरेक्ट कर सकते हो कि बॉन्ड तो यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ से टूटेगा। तो अगर ये ऑक्सीजन 18 वाला है तो बताओ यहाँ से जो जुड़ेगा वो कौन जुड़ेगा, RC डबल बॉन्ड OR। तो ये जो बना है ये कौन सा है, 18 वाला, और बाहर जो निकला है वो क्या है, H2 है। इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आंसर ढूंढोगे। तो आप ढूंढोगे कि अच्छा क्या दिया है आपके पास, देखो अल्कोहल में क्या दिया हुआ है, O18। देखो अल्कोहल में O18 दिया हुआ है, तो आप क्या ढूंढोगे, जो एस्टर बन रहा है उसमें O18 होगा। तो आप देखो क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, O पे क्या होना चाहिए 18, O पे 18 है, एंड देन फिर क्या होगा CH2 CH3 CH2 CH3 और H2O पे 18 है। तो ये आंसर नहीं होगा, H2O पे 18 तो हो नहीं, लेकिन ये आंसर हो जाएगा। यहाँ 18 है, यहाँ 18 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आंसर हो जाएगा। फर्क क्या है, बस यहाँ पर R की जगह कौन है, CH3, और यहाँ पे R की जगह क्या है, CH2 CH3 यानी इथाइल। तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे, आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में अगर हम लोग आएंगे तो आपको दिया हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसमें डाला गया है NaNH2। बताओ NaNH2 के साथ रिएक्शन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। टर्मिनल हाइड्रोजन है और इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, राइट। और इसमें क्या है फिर CH3 CH2 और क्या है Br। तो बताइए किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2। ये इस पर अटैक करेगा, Br बाहर निकल जाएगा, तो बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और फिर कौन आ जाएगा CH3, है ना। 3 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, 5। तो बताओ नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5।
क्या बोलोगे, 5 कार्बन है, पेंट ट्रिपल बॉन्ड कितने पे है, 2 पे, तो पेंटुआइन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, पेंटुआइन। बताओ पेंटुआइन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे पूछा है, एक नेमिंग रिएक्शन दिया है और पूछा है सीक्वेंस क्या क्या हो जाएगा, है ना, राइट। तो आपसे पूछ रहा है जो वो पहला स्टेप में आपके पास क्या दिया हुआ है, आप देखो पहले स्टेप में आपके पास क्या दिया हुआ है, अमाइड दिया हुआ है और अमाइड में Br2 KOH डाला है। तो अगर Br2 KOH और हिट डालोगे तो आपको ही पता है ये क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड है। यानी इतना तो पक्का है कि हॉफमैन वाला ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन इसमें कौन सा दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पकड़ सकते हो। तो आप बोलोगे सर आंसर तो हो गया, लेकिन आगे भी देख लेते हैं यहाँ से बनेगा क्या। पता है यहाँ से क्या होगा, ट्रिक क्या होता है, ये हटा दो और NH2 लगा दो, ये क्या बन जाएगा, एनिलीन। और एनिलीन में फिर आपने क्या डाल दिया, C6H5 C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया, Cl। तो बताइए क्या करेगा, लोन पेयर इस पे अटैक करके इसको निकाल देगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट है ये क्या बन जाएगा, यही बनेगा ना, देखो NH C डबल बॉन्ड O और C6H5। तो बताओ इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शॉर्टन बॉमेन रिएक्शन। तो आपका आंसर क्या होगा, जिसमें पहला कौन सा है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और दूसरा कौन सा है, शॉर्टन बॉमेन रिएक्शन। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is 68. It says Ziegler-Natta catalyst is an organometallic compound of which metal? तो ये जो कैटलिस्ट है वो होता है TiCl4 plus Al C2H5 whole thrice. So ये है Ziegler-Natta कैटलिस्ट और इसमें we can see इसमें टाइटेनियम मेटल प्रेजेंट है। So given options में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टाइटेनियम। Next question is 69. It says the color developed when sodium sulfide is added to sodium nitroprusside is। तो ये जो रिएक्शन है हम लोग पढ़ते हैं इन द टेस्टिंग ऑफ सल्फाइड आयन, ठीक है। तो सल्फाइड आयन जो प्रेजेंट है सोडियम सल्फाइड में, जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, क्या होता है ये Na2FeCN5NO, ठीक है। तो जब सल्फाइड आयन की रिएक्शन करवाते हैं विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड तो हमारे पास बनता है एक सॉल्यूशन Na4FeCN5NOS और ये जो सॉल्यूशन है ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनता है। ये हमें याद रखना है, ये सल्फाइड आयन विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड गिव्स अ पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70. इट सेज फेरिक आयन फॉर्म्स अ प्रूशियन ब्लू कलर्ड प्रेसिपिटेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो ये रिएक्शन पढ़ते हैं हम इन द टेस्टिंग ऑफ फेरिक आयन Fe3+, जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 इसके साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इट फॉर्म्स अ प्रूशियन ब्लू कलर्ड प्रेसिपिटेट विच इज ऑफ Fe4FeCN6 होल थ्राइस। सो दिस इज प्रूशियन ब्लू कलर्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 71। अगर क्वेश्चन नंबर 71 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 Cl। इसमें आपने डाला CH3 MgBr, क्या डाला CH3 MgBr। ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और ये खुल जाएगा। तो यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, CO पे आ गया माइनस, इस पे जुड़ गया CH3, यहाँ आ गया CH2 और क्या आ गया Cl। अब यहाँ पर क्या है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस के चांसेस हैं। तो ये H+ कैप्चर ना करके ये क्या करेगा, ये माइनस इस पे अटैक कर देगा। आप H+ कैप्चर कर लोगे तब भी ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर ये इस पे ही अटैक करेगा, तब भी अटैक होगा वहाँ पे। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस फास्ट होते हैं इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस से। तो ये इस पे अटैक करके इस Cl को यहाँ पे निकाल देगा। तो बताओ क्या बन जाएगा, यहाँ से कितना रिंग बन जाएगा। आप देखो अगर मैं इसको 1 मानूँ तो ये 2 ये 3 और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये 1 ये 2 CH2 कितने हैं, 1 2 3 CH2 है ना। तो एक सेकेंड यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और CH2 बढ़ा लेते हैं पहले, ठीक है। अपने पास कितने CH2 हैं, 1 2 3 CH2 हैं, CH2 और तब Cl है ना। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ये इस पर अटैक करके ये इसको निकाल देगा। तो क्या बोलेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। तो कितना मेंबर रिंग बन जाएगा, 5 मेंबर रिंग। तो हम लोग एक 5 मेंबर रिंग बना लेंगे और उस 5 मेंबर रिंग में आपके पास क्या है, 4 पे है ना, मान लेते हैं ऑक्सीजन को 5 माना है। तो 5 से कौन जुड़ा हुआ है, 4 से कौन जुड़ा हुआ है, 3 से कौन जुड़ा हुआ है, 2 से कौन जुड़ा हुआ है, 1। तो आप बोलोगे 4 पे 2 मिथाइल है सर, तो 4 पे 2 मिथाइल लगा देंगे। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है ढूंढो। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी जो है मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। SCO+ लेते तो आप यहाँ पर क्या होता, इस पे OH आ जाता और OH आ जाता तो क्या होता बताओ, ये फिर क्या करेगा, फिर भी अटैक करता है क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर इस पर अटैक करेगा। तो मैंने H+ नहीं यूज़ किया क्योंकि उससे भी आंसर वही आएगा और आपके पास H+ यूज़ कर लोगे तब भी वैसे ही आंसर आएगा।
तो इसलिए आप यहीं से डायरेक्ट अटैक करा के प्रोडक्ट बना सकते हो, आंसर दोनों में सेम आएगा। अगर आप H+ ले रहे होते तो यहाँ OH+ आता और फिर यहाँ से H+ को हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में अगर आप देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है मे बी आपसे पूछे जाए, इसलिए मैंने डाला है इसको ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ, क्योंकि ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड भी होता है। तो बायोमॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन पूछे जाता रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओसाजोन से भी क्वेश्चन आ सकता है, ओसाजोन के प्रिपरेशन पे, क्योंकि वो ग्लूकोज से ही बनता है और ग्लूकोज है अपने एनसीईआरटी में और ग्लूकोज सिलेबस में लिखा भी है। इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि सर 1 मोल ग्लूकोज जो है वो कितने मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन से बनता है। एक तो रटा रहता है बच्चों का, कितने होते हैं 3, और आपको याद ही रखना है। हालांकि मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो आपको पता ही है ग्लूकोज कैसा दिखता है। अब लोग ग्लूकोज होता है सर CHO 1 2, ये 1 2 3 4, ये 5 और ये छठा CH2H। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या होगा HOH, इधर क्या हो जाएगा आपके पास OH और H, फिर क्या हो जाएगा HOH और फिर क्या हो जाएगा HOH। तो इससे ग्लूकोज से अगर आप हाइड्रा क्या बना रहे हो ओसाजोन। ओसाजोन कैसा दिखता है सर, ओसाजोन दिखता है आपके पास यहाँ से C डबल बॉन्ड, क्या डाला है आपने ध्यान रखो। आपसे पूछा है कितने मोल्स फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन समझते हो ना आप लोग, क्या होता है बताओ, NH2 NH NH2 NH तो यहाँ से क्या जुड़ जाता है, यहाँ से जुड़ जाता है आपके पास CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, ये क्या है आपके पास NH, N हो गया, 2 हाइड्रोजन निकल गए वाटर बन के, और NH और PH, एक तो ये जुड़ जाता है यहाँ पे। फिर दूसरे वाले पे भी यहाँ पर क्या होता है, यही जुड़ता है। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाता है, इस तरीके से आप कार्बन लिख लो ताकि समझ में आ जाए आपको। यहाँ पे आपके पास PH है, यहाँ एक कार्बन लिख दे रहा हूँ मैं, फिर डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH और PH है, फिर बाकी जैसा है एज इट इज सेम आएगा। यहाँ क्या है OH, यहाँ क्या है H, देन फिर H OH, देन फिर H OH, और फिर क्या है यहाँ पे CH2H। तो आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि सर 2 ही बार तो आया है तो ये 2 मोल होगा, नहीं, ये कितने मोल होते हैं 3 मोल, यही ओसाजोन है। तो अगर ये 3 मोल है तो इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म होता है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, हालांकि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप इतना याद रख लो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। पहले क्या होगा, इस CHO को हटाएंगे और CHO को हटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, फिनाइल हाइड्रोजन से फिनाइल हाइड्रोजोन बना देंगे, और फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर वो टॉटोमराइजेशन करा के यहाँ पर इसके बाद डबल बॉन्ड आ जाता है। फिर होता है इंटरनल रीअरेंजमेंट, और फिर इंटरनल रीअरेंजमेंट कराने के बाद फिर 2 मॉलिक्यूल और चाहिए होते हैं इसके, और फिर वहाँ से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आप इतना मत सोचो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आया तो यही सेम क्वेश्चन उठाकर आपको डाल दिया जाएगा। तो आप दिमाग में रखो कि अगर आपको ग्लूकोज से ओसाजोन बनाना है तो कितने मोल चाहिए होंगे, तो याद रखना 3 मोल चाहिए होते हैं। कितने मोल चाहिए होते हैं आपको, 3 मोल चाहिए होते हैं फिनाइल हाइड्रोजन, राइट। 72 का आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 72 का आंसर जो है ये 3 कौन सा में, बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में अगर आप जाओगे तो इसमें आपने क्या डाला, RCO3H। ये क्या RCO3H, क्या ये है पर एसिड, क्या है ये OOH पर एसिड, और पर एसिड है तो आपको ही पता है क्या होगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन में पढ़ते हैं ना। और कौन सा एडिशन होता है यहाँ पर बताओ, इसकी वजह से यहाँ पर जो होता है वो एंटी एडिशन होता है, आपको याद होगा एंटी एडिशन होता है, ये बन जाएगा इस तरह से। अब इस पर जो है ये वाटर अटैक करेगा, H2 अटैक करेगा, दिया ना H3O+, तो H2 अटैक करेगा तो क्या करेगा, वाटर अटैक करेगा, और ये अटैक करेगा इस पे तो यहाँ से खुल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से क्या बन गया सर, इस पे कौन आ गया CH3, यहाँ कौन आ गया OH, और इस पे जो आया था O- है ना, इस पे जो O- आया था बॉन्ड टूट के, तो आप क्या बोलोगे OH, O- पे H3O+ से H+ कैप्चर कर लेगा तो क्या बन जाएगा OH। अब सवाल उठता है कि सर आंसर में ऐसे लिखा हुआ थोड़ी ना, वेज डैश में लिखा हुआ था। आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आप पर एसिड यूज़ करते हो या Ag2O मॉइस्ट Ag2O यूज़ करते हो, है ना, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर एंटी एडिशन होता है। क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शंस बोलते हैं, है ना। कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4 यूज़ करोगे, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज़ करोगे तो क्या बनेगा बताओ, वहाँ पर आपके पास सिन एडिशन होता है। लेकिन आप क्या यूज़ करते हो, आप AgO2 यूज़ करते हो, है ना, Ag के साथ O2 यूज़ करते हो, फिर उससे वो बनता है वही है Ag2O बन जाता है। Ag2O यूज़ करोगे तो वहाँ से फिर Ag2O के बाद नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है, यहाँ से भी नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है, वही नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से इस तरह का फॉर्मेशन होता है। कैसे, देखो मैं आपको वही बता देता हूँ। जैसे RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या होता है, इसको हीट करने से ये इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड और नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है, और यही जो नेसेंट ऑक्सीजन है यही क्या करता है, ऑक्सीडेशन कराता है, यानी ये ऑक्सीजन ट्रैप करता है। क्यों, क्योंकि इस पर लोन पेयर भी है और वैकेंट ऑर्बिटल भी है। तो लोन पेयर भी और वैकेंट ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रोफिलिक साइड और न्यूक्लियोफिलिक साइड, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह
ये न्यूक्लियोफाइल है तो इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, फिर ऑक्सीजन का लोन फिर इसको डोनेट कर देगा, तो ये यहाँ से रिंग की तरह से जुड़ जाता है। फिर ये क्या करेगा, जैसे अटैक करेगा ये बॉन्ड टूटेगा, तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यहाँ पर ये बॉन्ड इसी पे रहेगा, इस पर क्या आ जाएगा, O- बन जाएगा, फिर O- क्या करेगा, H+ कैप्चर कर लेगा, तो आपके पास ये बन जाता है ना। लेकिन सवाल उठता है कि सर आंसर यहाँ पर ऐसे नहीं दिया हुआ है, वेज में दिया हुआ है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, एंटी एडिशन होता है, यानी दोनों OH सेम साइड से नहीं जुड़ते हैं, अपोजिट साइड से जुड़ते हैं। अगर आप कोल्ड डाइल्यूटेड यूज करते हैं, KMnO4 या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाइल्यूटेड यूज करते हैं, तो वहां पर जो OH होते हैं वो सीन एडिशन होते हैं, सेम साइड से होते हैं, यानी दोनों वेज या डैश डैश। लेकिन यहाँ पर एक वेज और एक डैश होगा, तो आप बताओगे एक वेज और एक डैश किसमें है, तो आप बोलोगे सर OH डैश डैश, OH वेज वेज, यहाँ पर वेज और डैश, यहाँ पे तो OCH3 आ गया, तो गलत ही है। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। समझ में आया आपको क्या किया, सिंपल, आपने रिंग बनाया, जो मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ, आपने इस तरह से इपॉक्साइड बनाया, और इपॉक्साइड बनाने के बाद जब यहाँ से आपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक है क्या, ये बॉन्ड टूट के निकल गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, O पे माइनस, और इस पे क्या आ गया, C पे आपके पास NU जुड़ जाएगा, है कि नहीं, और अगर H+ होगा तो H+ कैप्चर कर लेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आंसर किया था। तो आंसर जो है आपके पास इसलिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है 73 का करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74। इट सेज रेडिश ब्राउन चॉकलेट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड विथ। तो देखते हैं कि किन आयंस के कॉम्बिनेशन से ये वाला प्रेसिपिटेट बनेगा। सो ऑप्शन ए में हमें दिया है कॉपर 2+ एंड FeCN6 4-। तो जब कॉपर 2+ और FeCN6 4- इनकी रिएक्शन होती है तो बनता है Cu2 FeCN6, Cu2 FeCN6 का चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसका मतलब कि ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट गिव्स अ चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट। जो ऑप्शन बी है, सो बेरियम 2+ और SO4 2-, जब इनकी रिएक्शन होती है तो ये बनाता है बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट, ये बनता है वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया है Pb2+ एंड I-, ये बनाता है PbI2 का येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75। इस क्वेश्चन में हमें गिवन रिएक्शन के लिए रेट लो दिया है, रेट कांस्टेंट K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, और फिर दिया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी। तो अगर A की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए B की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट कांस्टेंट पे क्या चेंज आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट K है, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो अगर हम B की कॉन्सेंट्रेशन डबल भी कर देंगे तो भी रेट कांस्टेंट पे कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब कि रेट कांस्टेंट विल बी द सेम। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76। इट सेज ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन व्हिच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो किसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हाईएस्ट होगा या डेल्टा TF हाईएस्ट होगा। और डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू KF इंटू M, जहाँ पे I है वेंटो फैक्टर, KF इज द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एंड M इज द मोलरिटी। तो गिवन सभी आयंस के सॉल्यूशंस के लिए M तो सेम ही है 0.1 मोलर, ये सबके लिए सेम है। और एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट पानी है, अगर सॉल्वेंट सेम है तो KF भी सेम होगा। तो सभी सॉल्यूशंस के लिए KF भी सेम है और M भी सेम है। इसका मतलब कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जिसका वेंटो फैक्टर ज़्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ज़्यादा होगा। तो हमें 1 बाय 1 करके सभी का वेंटो फैक्टर I निकालना है। जैसे कि ऑप्शन ए है KCl, जो अगर कंप्लीटली डिसोसिएट करता है तो ये देगा K+ एंड Cl-। तो अगर इसका 1 मोल डिसोसिएट करवाएंगे तो हमें मिलेंगे 2 मोल। इसका मतलब कि इसका वेंटो फैक्टर कितना है, 2 है। ऑप्शन बी में दिया है C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करता। इसका मतलब कि इसका वेंटो फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन सी, इसमें हमारे पास है Al2SO4 होल थ्राइस। तो जब ये डिसोसिएट करेगा ये देगा 2 एल्यूमिनियम 3+ प्लस 3 SO4 2-। तो इसका 1 मोल हमें टोटल 5 मोल देगा, तो इसका वेंटो फैक्टर कितना है, 5 है। एंड फिर ऑप्शन डी में हमारे पास है K2SO4, जब ये डिसोसिएट करेगा तो देगा 2K+ प्लस SO4 2-। मतलब कि इसका 1 मोल हमें 3 मोल देगा, तो इसका वेंटो फैक्टर है 3। सो चारों ऑप्शंस के अंदर
जो हाईएस्ट वैन थॉ फैक्टर है किसके लिए है? ऑप्शन सी के लिए है, तो डेल्टा टीएफ भी इसी का हाईएस्ट होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77। इट सेज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 54 ml H2O लिक्विड आर। तो H2O के पहले एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेते हैं। तो इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? तो इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 2 into, और हाइड्रोजन के एक एटम के अंदर वी हैव 0 न्यूट्रॉन्स, 2 into 0 प्लस ऑक्सीजन का एक एटम है, और ऑक्सीजन के एक एटम में हमारे पास 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ये बन गया 8। मतलब कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 8। अब हमें देखना है कि 54 ml के अंदर में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ H2O कितना है? वॉल्यूम ऑफ H2O है 54 ml, और हमें पता है डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। तो वेट ऑफ H2O मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितनी है? 54 ml। तो ये बन जाएगा 54 ग्राम। तो हमारे पास वाटर का मास कितना है? 54 ग्राम। तो वाटर के मोल्स कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ वाटर विल बी मास 54 बाई मोलर मास कितना है इसका? 18। तो ये बन गया 3 मोल। तो हमारे पास में 3 मोल ऑफ वाटर है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल, और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर Na। तो 3 मोल्स में हो जाएंगे 3 Na। इन 3 मोल्स ऑफ वाटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी 3 Na, और एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन्स कितने थे? 8। इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कितना? 3 Na इनटू एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स थे? 8। तो ये बन जाएगा 24 into Na। तो ये होगा हमारा आंसर। सो गिवन ऑप्शंस में द आंसर विल बी ऑप्शन सी, 24 Na। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 78। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलेंगे तो आपको दिख रहा है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी पूछा है। तो आप देखोगे यहाँ पर OH में यहाँ पर क्या लगा हुआ है? NO2 लगा हुआ है, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, यहाँ CH3 या OCH3। बताओ, अगर आपके पास बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा है तो एसिडिक नेचर आप लोग कैसे चेक करोगे? आप बोलोगे सर हम उसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। बताओ, अगर आप कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो O पे क्या आएगा? माइनस, यहाँ कौन है? NO2, यहाँ पर कौन है? फिर से O माइनस, यहाँ कौन है? इस बार यहाँ पे कौन है? NO2। फिर उसी तरीके से बताओ, यहाँ कौन है? O माइनस, यहाँ कौन है? CH3, है ना। वही तरीके से बताओ, यहाँ कौन है? O माइनस, और यहाँ क्या है? OCH3। अब बताओ कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा? ये लगाएगा -M, है ना, डोमिनेट जो कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये क्या लगाएगा यहाँ पे? -I, ये क्या लगाएगा? +H, ये क्या लगाएगा? +M, लगाएगा नहीं लोन पेयर। बताओ आपको कैसा ग्रुप चाहिए इसको स्टेबलाइज करने के लिए? विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग कौन है? -M और -I। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? फर्स्ट का। फिर किसका होगा? सेकंड का। अब इन दोनों में डोनेटिंग चाहिए नहीं, मुझे तो विड्रॉइंग चाहिए। डोनेटिंग कौन है? +H, और +M में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग कौन करेगा? +M। ये तो नहीं चाहिए, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं देखना होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ का आंसर आपका आ जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 79। अगर आप क्वेश्चन नंबर 79 में देखोगे तो आपसे पूछा है कि द कंपाउंड दैट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन मोस्ट रीडली अंडर माइल्ड कंडीशंस। ठीक है, कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। आपके पास जो भी COH है उस ग्रुप को निकालोगे, डीकार्बोक्सिलेशन कराओगे तो इसको निकाल दो, तो क्या बनता है यहाँ पर? कार्बेनाइन। क्या बनता है? कार्बेनाइन। और इस कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी जिसमें सबसे ज़्यादा होगी वही क्या होगा? सबसे आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन देगा। यानी स्टेबिलिटी ऑफ आपको क्या देखनी है? कार्बेनाइन। तो आप क्या बोलोगे? स्टेबल है कि नहीं? बिल्कुल है, स्टेबल, रेजोनेंस में जा रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर रेजोनेंस होगा? अगर COH आप निकालोगे तो नहीं होगा। क्या यहाँ पर होगा? नहीं होगा। यहाँ तो बेंजीन पे ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाईली अनस्टेबल। तो क्या ये देगा? नहीं देना चाहेगा। तो आप क्या बोलोगे? सबसे फास्ट किस में होगा? A में सबसे फास्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बस आपको इसी तरह से सोचना था। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80। तो इसमें हमें एक रिएक्शन गिवन है इक्विलिब्रियम पे, और पूछा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसके इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आएगा? रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? ठीक है, सो इस रिएक्शन में वी कैन सी कि प्रोडक्ट में वी हैव 14.6 किलो कैलोरी। मतलब कि हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। हीट रिलीज हो रही है, मतलब कि ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड, और अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इसका मतलब कि जो N2O4 है वो डिकम्पोज होगा और बन जाएगा 2NO2। इसका मतलब कि ऑप्शंस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फेवर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4, बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगी, बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81। इट सेज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ अ मूविंग बुलेट of mass 10 gram is 10 to the power -5 meter. Calculate the uncertainty in its velocity. तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें एक फॉर्मूला पता है, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h बाई 4 पाई m, जहाँ पे डेल्टा x है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा v है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, h है प्लैंक्स कांस्टेंट और m है मास। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, डेल्टा v निकालना है। डेल्टा v क्या हो जाएगा? h बाई 4 पाई m डेल्टा x। तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा v इज इक्वल टू h, प्लैंक्स कांस्टेंट h कितना होता है? 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 इन SI यूनिट्स। तो सारी वैल्यूज को SI में रखेंगे, फिर नीचे है 4 पाई m डेल्टा x, 4 पाई हो जाएगा 3.14, डेल्टा x अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना दिया है? 10 टू दी पावर माइनस 5, और मास कितना है? मास है 10 ग्राम, और 10 ग्राम को अगर हम SI यूनिट में रखें तो ये हो जाएगा 10/1000, तो ये kg में आ जाएगा। ठीक है, और ये डेल्टा v आ जाएगा इन मीटर पर सेकेंड, और इसको सॉल्व करने पे द वैल्यू कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 5.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। Next question is 82. It says if the de Broglie wavelength of a particle of mass m is 100 times its velocity, then its value in terms of its mass m and Planck's constant h is। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि जो de Broglie wavelength lambda है, numerically it is 100 times its velocity, so lambda is equal to 100 by v। और अब हमें निकालना है de Broglie wavelength lambda का एक्सप्रेशन। सो de Broglie wavelength lambda का एक फॉर्मूला पता है, ये होता है h बाई मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h बाय मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी यहाँ से मिलेगा हमें लैम्डा बाई 100। सो v की वैल्यू है लैम्डा, एक्सप्रेशन है लैम्डा बाई 100, तो ये बन जाएगा लैम्डा बाई 100। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? लैम्डा को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू h बाई m, और हमें तो डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए, तो लैम्डा हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना हो गया? 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h बाई m, तो ये हो जाएगा लैम्डा। सो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है? ये हमें गिवन है ऑप्शन बी में, सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h बाई m। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग एराइल हैलाइड। अब एराइल हैलाइड आपको दिया, अब एराइल हैलाइड दिया तो जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर यहाँ पर पूछा है सर तो हम लोग क्या करेंगे? लिविंग ग्रुप देख लेंगे और लिविंग ग्रुप के आंसर अकॉर्डिंग कर देंगे, और ये आपका गलत हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड का कर रहे हो तो इसका मैकेनिज्म जो होता है वो डिफरेंट होता है, और मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। जो स्लो स्टेप होता है वही RDS होता है, जो RDS होता है वही रेट डिटरमाइन करता है। तो इसमें होता क्या है मैकेनिज्म? मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है कि आपके पास इस तरह से दिया है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ NO2 है। अब इस पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये बिकॉज ऑफ दिस NO2 इस पर डेल पॉजिटिव जनरेट होता है बहुत ज़्यादा, तो ये क्या करता है? इस पर अटैक करता है, तो ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ जाता है। तो ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ आ गया, बताओ क्या ये यहाँ पर इसका पाई बॉन्ड का टूट के आना ये फास्ट स्टेप होगा या स्लो स्टेप होगा? बताओ आप क्या बोलोगे, कैसा स्टेप होगा सर? स्लो स्टेप होगा। क्यों स्लो स्टेप होगा? क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक से कैसा बन गया? नॉन एरोमेटिक। तो आप क्या बोलोगे? यही स्लो स्टेप है, और जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है? RDS। अब ये रेजोनेंस करके वापस आएगा और अगले स्टेप में फिर फ्लोरीन वापस निकल जाएगा और आपका एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी, तो वो स्टेप तो क्या होगा? फास्ट होगा। मतलब यही रेट डिटरमाइनिंग है। क्या बताओ यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप की तरह निकला है? नहीं, तो यहाँ लिविंग ग्रुप पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन पे। तो बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसमें फ्लोरीन लगा होगा, क्लोरीन लगा होगा, ब्रोमीन लगा होगा या आयोडीन लगा होगा?
बताओ नेगेटिव चार्ज है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है लगाएगा, माइनस आई क्लोरीन। तो आप क्या बोलोगे सबसे ज़्यादा किसका होगा फास्ट रिएक्शन, फ्लोरीन में, देन क्लोरीन में, देन ब्रोमीन में, देन किस में होगा आयोडीन में। तो हम लोग ढूंढ लेंगे क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 जो है 83 का ए आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे एसएसआर रीजन का क्वेश्चन है, बोला एक्वस S3PO2 कन्वर्ट्स बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इनटू बेंजीन। बिल्कुल सही बात है। अगर आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेते हो N2+ और Cl- से मान लेते हैं और इसमें आप क्या डालते हो S3PO2 डालते हो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेंजीन, और प्लस S3PO2 कन्वर्ट हो जाता है S3PO3 में, और बाय प्रोडक्ट भी निकलता है आपका, वहाँ पर आप देखोगे N2 बाहर निकल जाएगा। वो नहीं, हमको इससे मतलब है यहाँ पर बताओ फॉस्फोरस क्या है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे प्लस फॉस्फोरस क्या है इसमें बताओ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये +1 से किस में जा रहा है +3 में, खुद का क्या कराया ऑक्सीडेशन, तो दूसरे क्या करेगा रिडक्शन। तो एक ऐसा एजेंट होना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर क्या लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बताओ रीजन सही है गलत, बिल्कुल गलत है। तो आप क्या बोलोगे कि असर्शन तो सही है सर, लेकिन जो रीजन है वो गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is 85. It says which hydrogen-like species will have same radius as that of Bohr orbit of hydrogen atom. So Bohr orbit of hydrogen atom मतलब कि जो first orbit of hydrogen atom है उसकी रेडियस होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये है रेडियस ऑफ द Bohr orbit। तो हमें देखना है कि गिवन ऑप्शंस में से किसकी रेडियस इसके बराबर है, ठीक है। और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम, जहां पे n है ऑर्बिट नंबर और z है एटॉमिक नंबर। और ये रेडियस किसके बराबर करनी है बोर ऑर्बिट के बराबर करनी है, मतलब कि दिस शुड बी इक्वल टू 0.529, दिस शुड बी इक्वल टू 0.529। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। तो ये कब होगा, ये होगा जब n²/z इज इक्वल टू 1। ये होगा व्हेन n²/z इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें बस ये चेक करना है कि गिवन ऑप्शंस में किसके लिए n²/z की वैल्यू 1 के बराबर है। तो ऑप्शन ए में n²/z कितना है देखते हैं। n कितना है 2, तो 2² इज 4, और z लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो ये 1 के बराबर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी, यहाँ पे n²/z कितना हो जाएगा, n कितना दिया है 2² 4, और बेरिलियम 3+ के लिए z कितना होता है 4 होता है, तो 4/4 इज 1। तो यस, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे n²/z, n कितना दिया है 2 दिया है, तो 2² 4, और हीलियम प्लस के लिए z कितना होता है 2 होता है, तो ये 2 आ गया। एंड ऑप्शन डी n²/z इज इक्वल टू n कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और z कितना है लिथियम 2+ के लिए z कितना है 3, तो ये आ गया 3। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86। इसमें पूछा है द कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड इज। तो हाइड्रोजोइक एसिड होता है HN3, और कॉन्जुगेट बेस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हमें एक H+ आयन रिमूव करना होता है। तो इससे अगर हम एक H+ आयन रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा N3- जो कि है अजाइड आयन। सो दिस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 87। अगर आप क्वेश्चन नंबर 87 में देखेंगे तो आपको आइसोमर का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है, और एक एक करके देख लेते हैं। आपसे बोला है कि C7H7Cl है, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड का पोजीशन आइसोमर्स कितने होंगे वो देखना है, मैच करना है। तो C7H7Cl आपको सिंपल समझ में आता है कि ये क्या होगा, बेंजीन है, एरोमेटिक लिख रखा है तो बेंजीन तो होगा आपके पास। बेंजीन जनरली हम लोग के पास बेंजोनाइड एरोमेटिक क्वेश्चन आता है। तो आप क्या बोलोगे सर एक कार्बन बचा तो CH2Cl हो सकता है। दूसरा अगर आप बोलोगे तो आप CH3 और Cl यहाँ लगा सकते हो। तीसरा अगर आप बोलोगे तो आप CH3 और Cl यहाँ लगा सकते हो। और चौथा अगर आप बोलोगे तो आप CH3 और Cl यहाँ लगा सकते हो। अब अगर आप इसको यहाँ लाओगे सेम हो जाएगा, यहाँ लगाओगे सेम हो जाएगा, मतलब टोटल कितने बने 4। यानी ए का जो है वो 4 होगा, यानी ए का 3 होना चाहिए, और ए का 3 किस में है, एक ही ऑप्शन में। तो आंसर आपको तो यहीं से मिल गया, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट है C5H12 में चेन आइसोमर्स। C5H12 का DU कितना होगा, एल्केन का फॉर्मूला है, ऑब्वियस बात है DU 0। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो एक ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें 3। तो देखो बी का 2 3 हो गए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके पास
ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल क्या है, ब्यूटेन 2 ऑल, बताओ ये क्या है, कायरल है, और कायरल है तो कितने होंगे इसमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, बताओ 2 हो जाएंगे, है ना, एक R और एक S हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि इसमें कितना होगा, 2 होगा, तो C का 1 हो गया आंसर। अब नेक्स्ट है आपके पास एल्कोहल ईथर C4H10O, C4H10O में एल्कोहल और ईथर की बात की गई है। बताओ एल्कोहल से स्टार्ट करते हैं, 4 कार्बन है, 1 OH यहाँ लगा दिया, फिर 4 कार्बन है, 1 OH यहाँ लगा दिया। अब यहाँ लगाओगे तो सेम बन जाएगा, तो चेन को छोटा कर लो, आप कितना कर लो, चेन को 3 का कर लो, और एक ब्रांच लगा दो, और यहीं पे OH भी लगा दो, फिर एक बार यहाँ पे लगा दो ब्रांच है, और यहाँ क्या है, OH है। तो बताओ क्या ये इन सब में से कोई सेम मैच कर रहा है क्या, आप बताओ, ये क्या हो जाएगा 1 2 3, तो बताओ क्या होगा भाई, 2 पे मिथाइल है और प्रोपेनॉल है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा ना, ये क्या है 1 2 3, ये क्या है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल है ना। तो इसलिए कितने बन गए इसमें टोटल 4, तो इसके हो गए 4, लेकिन इथर भी तो है, तो आप इथर के भी तो जोड़ोगे, और तो 4 हो गए, और इथर में कितने हो जाएंगे बताओ, 2 के बराबर बराबर दे दो, एक और ऐसा 3 दे दो इधर, और क्या कर सकते हो आप, एक इधर और एक ब्रांच वाला दे दो, तो इधर कितने हो गए 3, तो 4 + 3, 4 एल्कोहल वाले और 3 इथर वाले, टोटल कितने हो गए 7, तो देखो 7 मैच कर गया, तो डी का 4 हो जाएगा। तो आप देखोगे इस तरह से तो सारे आंसर आपको मैंने दिखा दिए, तो आप क्या बोलोगे 87 का जो है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3214 एक ही ऑप्शन था, तो यहाँ से अपना आंसर निकल के आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 88, तो ये एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो जो असर्शन है इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें दिया है HNO3 acts only as oxidizing agent while HNO2 can act both as a reducing agent and an oxidizing agent। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं इसका, HNO3 नाइट्रिक एसिड acts only as oxidizing agent। देखते हैं, तो जो नाइट्रिक एसिड है इसमें नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, और +5 जो है नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब कि ये जो HNO3 है ये और ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, मतलब कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, मतलब कि इट कैन बिहेव ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता। इसका मतलब कि ये वाला पार्ट सही है कि HNO3 एक्ट्स ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सही दिया है। और फिर दिया है नाइट्रस एसिड HNO2, HNO2 जो है उसमें नाइट्रोजन जो है वो +3 में है, और +3 जो है नाइट्रोजन के लिए इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोवेस्ट है वो -3 है और हाईएस्ट है वो +5 है, ये रेंज है। तो +3 जो है बीच में है, मतलब कि ये जो है ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। इसका मतलब कि इट कैन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, जो यहाँ पे दिया है तो ये भी सही है। इसका मतलब कि जो असर्शन का स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन का स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन में क्या दिया है, रीजन में दिया है इन HNO3 oxidation state of nitrogen is +5 which is maximum, correct है, and in HNO2 oxidation state of nitrogen is +3 which can change from -3 to +5। तो रीजन का स्टेटमेंट भी करेक्ट है और रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ A and R are correct and R is the correct explanation of A। A is the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में अगर आप देखोगे तो मैथ्स द कॉलम है, और इस तरह के क्वेश्चंस मैं बार बार डाल रहा हूँ NTS में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लास्ट ईयर भी आए थे, तो इसलिए एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन से एग्जाम्पल किसके होते हैं, है ना। इस साल कहने का मतलब लास्ट ईयर नीट की बात कर रहा हूँ मैं, तो लास्ट ईयर नीट में जो क्वेश्चन आया था इसी टाइप का क्वेश्चन था, बस ऑप्शंस अलग थे, एग्जाम्पल्स अलग थे। तो आपको एग्जाम्पल्स एकदम याद होने चाहिए कि कौन से मैच करता है। जैसे आपको लिखा है H2O और शुगर है, उसको सेपरेट कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर रिक्रिस्टलाइजेशन मेथड से करते हैं। H2O और एनिलीन है, इसको कैसे करते हैं सर, स्टीम डिस्टिलेशन से करते हैं। आप बोलोगे सर H2O और टॉलिन है, इसको कैसे करते हैं सर, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन से करते हैं। वही तरह से आप बोलोगे सर क्या है I2 और सोडियम क्लोराइड है, इसको कैसे करते हैं सर, तो सब्लिमेशन मेथड से करते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए, आपको ये याद करना ही होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तभी आप कर पाओगे, अगर आप याद ही नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओगे, मेमोरी बेस्ड होते हैं और आपको याद रखना पड़ता है। तो आप बोलोगे सर 89 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 90। इट सेज द pH of 0.1 molar aqueous solution of ammonium acetate is। सो अमोनियम एसिटेट है एक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस के लिए pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH का फॉर्मूला होता है 7 + ½ ऑफ pKa माइनस pKb। ठीक है, pKa ऑफ द वीक एसिड एंड pKb ऑफ द वीक बेस। तो हमें क्वेश्चन में वीक एसिड का pKa दिया है और वीक बेस
तब पी के बी दिया है, वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए कितना है 4.76 माइनस पी के बी कितना है 4.75, तो ये बन जाएगा 7 प्लस हाफ इंटू ये कितना होगा 0.01, सो ये बन जाएगा 7 प्लस 0.01 का हाफ कितना होगा 0.005, तो ये बन जाएगा 7.005। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ANTS में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।